Good morning, students. Welcome to all of you in the Mangalore biology classes. In the last class, we discussed about the electron transport system concept as well as difference between the aerobic and anaerobic respiration. Balance sheet of aerobic respiration we had discussed in the last class. Today, we are discussing about the new concept of your chapter, that is amphibolic pathway. Okay, what is the concept is amphibolic pathway. Okay, so what is the meaning of amphibolic? Amphibolic का meaning क्या है? Amphi means both and bolic means metabolic. Okay, that means the process occur inside the cell, that is the respiration, cellular respiration, and that cellular respiration include both anabolic process as well as catabolic process and commonly called as amphibolic process. Traditionally, if you know, the respiration is considered as a catabolic process, but now scientists scientifically prove that respiration is not a catabolic process, but it is also a anabolic process. Why? Because some of the organic compound, some of the intermediate compound formed in the respiratory reactions are help in the construction of many biomolecules, and that's why it is called as anabolic process. पहले respiration को catabolic process कहा जाता था, destructive process कहा जाता था, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता था, मगर अभी respiration को कहते हैं amphibolic process, क्योंकि अभी साइंटिस्ट को पता चला है कि respiration में खाली ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेकडाउन नहीं होते, तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते भी है, सिंथेसाइज भी होते हैं, कंस्ट्रक्शन भी होते हैं, फॉर्मेशन भी होते हैं. इसलिए जब फॉर्मेशन होते हैं, कंस्ट्रक्शन होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एनाबॉलिक प्रोसेस. और इसका मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एम्फीबोलिक प्रोसेस, एम्फीबोलिक रिएक्शन. व्हाई एम्फीबोलिक पाथवे? व्हाई? बिकॉज इन दिस रिएक्शन, इन दिस पाथवे, both catabolic as well as anabolic reaction takes place, and that's why it is called as amphibolic pathway. Clear? Amphibolic क्यों कहते हैं, आपको क्लियर हो गया? क्योंकि इसमें catabolic के साथ साथ anabolic प्रोसेस भी होती है. इसका मतलब दोनों होती है. एम्फी का मतलब बोथ. एम्फी का मतलब क्या होता है? बोथ होता है. बोथ प्रोसेस ऑकर हियर. और आपको ये भी पता होगा जनरली क्या होता है, एनिमल यूज ऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज कार्बोहाइड्रेट. एनिमल में जनरली क्या होता है, जो ऑर्गेनिक फूड बॉडी यूटिलाइज करती है वो कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज करते हैं या फिर ग्लूकोज यूज करते हैं. मगर प्लांट में आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ क्या होता है, फैट भी यूज करते हैं और प्रोटीन भी यूज करते हैं ना. इन प्लांट व्हाट हैपन, इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट दे यूज ऑर्गेनिक सब्सट्रेट एज अ फैट्स एज वेल एज प्रोटीन. तो इसका मतलब ऑर्गेनिक सब्सट्रेट आपको पहले ही बताया था मैंने, फैट भी ऑर्गेनिक सब्सट्रेट है, कार्बोहाइड्रेट भी ऑर्गेनिक सब्सट्रेट है, प्रोटीन भी ऑर्गेनिक सब्सट्रेट है. तो आपको पता होगा जब फैट ब्रेकन डाउन करता है, कौन करता है फैट को ब्रेकन डाउन? दैट इज एंजाइम लाइपेज. लाइपेज एंजाइम की वजह से फैट ब्रेकडाउन होता है और फैट से क्या बनता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनता है. बाद में फैटी एसिड से डायरेक्ट क्या बनता है, एसिडिक कोएंजाइम बनता है ना. कितने कार्बन का? 2 कार्बन का. आपने स्टडी किया है एसिटिल कोएंजाइम में, फैटी एसिड से डायरेक्ट एसिटिल कोएंजाइम बनता है ना, एक. दूसरी बात, दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है आपके कहां से, फैट से, उसका नाम है ग्लिसरॉल. तो ग्लिसरॉल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं DHAP. ग्लिसरॉल से क्या बनता है, DHAP बनता है. कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है, राइट. और उसी के साथ साथ ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, 3 पागल फॉस्फोग्लिसरॉल्डेहाइड कहते हैं ना, 3 पागल भी कहते हैं. तो ये दोनों का आइसोमरेशन होता है. क्या होता है? दोनों का आइसोमरेशन होता है. किसका? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, उसी के साथ ग्लिसरॉल्डेहाइड. और फिर आपको ये भी पता होगा दिस ग्लिसरॉल्डेहाइड ग्लिसरॉल्डेहाइड से बयान करने क्या बनता है, पायरिक एसिड बनता है ना. ग्लिसरॉल्डेहाइड से क्या बनता है, पायरिक एसिड बनता है. ओके, ठीक है. तो ये हो गया फैट के बारे में. फैट का क्या क्या होगा समझ में? फैट का पहले ब्रेकडाउन होकर फैटी एसिड ग्लिसरॉल बना,
फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड से एसिटिल कोएंजाइम बन गया जो क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होता है। आपको पता है क्रेब्स साइकिल में CO2 लॉस होता है, वाटर लॉस होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ये प्रोसेस होती है जिसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सर हैंस क्रेब ने डिस्कस किया है, TCA साइकिल भी बोलते हैं इसको। दूसरा क्या रह गया? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल से क्या बनता है? पहले डाइहाइड्रोक्सीएसिटोफॉस्फेट बनता है DHAP, बाद में उसका आइसोमराइजेशन होता है किसके साथ? ग्लिसरॉलाइडेट 3 फॉस्फेट से, मतलब 3 पागल के साथ, और फिर ये दोनों से मतलब ग्लिसरॉलाइडेट से बाद में क्या बनता है? पायरुविक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया फैट के बारे में इंफॉर्मेशन। दूसरी तरफ आप देखते हो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है और सिंपल शुगर बनती है ना। कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन टू फॉर्म सिंपल शुगर। कौन सी है सिंपल शुगर? कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर बनती है, उसका नाम है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल शुगर, ओके, उसका नाम है ग्लूकोज बनता है। बाद में ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ओके, बाद में ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। बाद में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है, ओके। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है, ओके। ये तो आपको ऑलरेडी बताया मैंने। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है, और फिर इससे क्या बनता है? ये 2 प्रोडक्ट बनते हैं ना, क्योंकि ये जो हेक्सोज शुगर के हेक्सोज 6 कार्बन का था, इसका 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट में होता है। तो ये आपको ऑलरेडी बताया मैंने, ग्लाइकोलाइसिस में बताया मैंने आपको। ये जो प्रोसेस है ये पूरी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है जिसका मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब क्या हुआ? फैट का क्या हो रहा है आपको पता चला, कार्बोहाइड्रेट का क्या हो रहा है आपको पता चला। कार्बोहाइड्रेट का ये तो सब कुछ होता है, साइटोप्लाज्म होता है। कार्बोहाइड्रेट का ऐसे ब्रेकडाउन होता है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। और फाइनली कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है, और पायरुविक एसिड आपको पता है लिंक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। लिंक रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है कि नहीं, दिस रिएक्शन पर लिंक रिएक्शन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। और बाद में जो एसिटिल कोएंजाइम बनता है वो क्रेब्स। इसका मतलब क्या है? एक तरफ फैट का एसिटिल कोएंजाइम बन रहा है, दूसरी तरफ कार्बोहाइड्रेट का एसिटिल कोएंजाइम बन रहा है, तीसरी तरफ प्रोटीन से क्या बनता है? अमीनो एसिड बनता है, और वो कौन बनाता है? एंजाइम। कौन सा एंजाइम्स? प्रोटीएज। प्रोटीएज, व्हाट इज प्रोटीएज? दिस एंजाइम्स हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीएज ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, और आपको पता है जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होते हैं तो प्रोटीन से क्या बनता है? अमीनो एसिड ना। प्रोटीन ब्रेक डाउन, व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन नथिंग बट द पॉलीपेप्टाइड चेन मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। तो प्रोटीन अगर ब्रेक होता है तो उससे अमीनो एसिड बनता है, बाद में अमीनो एसिड क्या बनाते हैं? पायरुविक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, एंड देन दैट पायरुविक एसिड फाइनली प्रोड्यूस एसिटिल कोएंजाइम, एंड फाइनली दे एंटर इन द क्रेब्स साइकिल। दैट मींस ऑल द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स used in the plants are involved in the same metabolic process. That means either fat or carbohydrate or protein, fat हो, carbohydrate हो या protein हो, all these 3 organic substrates are help in the formation of particular organic compound enter in the same cycle, that is Krebs cycle। सभी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होने के बाद फाइनली वो कहाँ पे एंट्री करते हैं? क्रेब्स साइकिल में एंट्री करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे पता चलता है फैट का ब्रेकडाउन हो रहा है, कैटाबोलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है, कैटाबोलिज्म, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है, कैटाबोलिज्म। तो सर बोलेंगे यहाँ पे सब में तो कैटाबोलिज्म हो रहा है, तो अनाबोलिज्म कहाँ हो रहा है? यहाँ पे मैंने जो आपको बताया ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, ये सभी में क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है ना। तो फिर अनाबोलिज्म कहाँ हो रहा है? उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 1 बाय 1 अभी। ओके, ये आपको डायग्राम क्लियर हो गई। एम्फीबोलिक पाथवे क्या है, कैसे होता है, ये आपको क्लियर हो गया अभी। ठीक है, सबस्ट्रेट जो है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स वो अलग अलग है, ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, फॉस्फोग्लिसरॉल, कैटाबोलिज्म। और आपको अभी मैं बताता हूँ कि जो एसिटिल कोएंजाइम है ना, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जो बनता है या दैट इज व्हाट कॉल्ड एज वन ऑफ द इंटरमीडिएट कंपाउंड एसिटिल कोएंजाइम एंड सिट्रेट। एसिटिल कोएंजाइम और सिट्रेट है कि नहीं? कौन कौन? एसिटिल कोएंजाइम देखो, एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस सिट्रेट
आपको पता है दोनों भी क्रेब साइकिल में मिलते हैं ना। एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस सिस्टेट ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एंड बोथ आर कंबाइंड फॉर्म, ये दोनों से क्या बनता है फिर फैटी एसिड बनता है ना। क्या बनता है? फैटी एसिड। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो एक तरफ क्या हो रहा है, फैटी एसिड एसिड कोएंजाइम में हो रहा है, मतलब कैटाबोलिज्म हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। फैटी एसिड से अगर एसिड कोएंजाइम में बना तो ब्रेकडाउन हुआ एक, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, उसी एसिटिल कोएंजाइम से और सिट्रेट से क्या बन रहा है, फैटी एसिड बन रहा है। इसका मतलब फैटी एसिड कंस्ट्रक्शन होता है, बनता है, इसलिए कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। समझ रहे ना? दैट मींस इन रिस्पिरेशन व्हाट हैपन, डिफरेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये जो अलग अलग इंटरमीडिएट कंपाउंड है जैसे कि एसिड कोएंजाइम है वो, ओके, या दूसरे कंपाउंड हो, सो दैट डिफरेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ अदर बायोमोलिक्यूल। ये क्या करते हैं, दूसरे बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस करते हैं। जिसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, क्या बताया, एसिटिल कोएंजाइम में एंड सिट्रेट जो है ये दोनों से क्या मिलता है, एसिटिल कोएंजाइम में एंड सिट्रेट क्या करते हैं, बनाते हैं क्या, फैटी एसिड ना। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आपको पता है क्या, ग्लाइकोलाइसिस में पेप फॉर्म होता है, पेप फॉस्फोइनोल पायरुवेट यहाँ पे फॉर्म होता है ना। कहाँ पे? ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है। याद आ रहा है कि देखो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है 9 स्टेप में, 9 नंबर स्टेप में बनता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, एंड दैट फॉस्फोइनोल पायरुवेट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, है ना। ग्लाइकोलाइसिस में जो पीईपी बनता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है, ये पीईपी क्या करता है, दिस पीईपी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। समझ रहे ना? ग्लाइकोलाइसिस में जो पीईपी बनता है, दैट पीईपी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज प्रोटीन। इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है किसका, प्रोटीन का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ था, कैटाबोलिज्म हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ था, कैटाबोलिज्म हुआ था। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पीईपी जो है ग्लाइकोलाइसिस में बना हुआ, उस पीईपी से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है या फिर प्रोटीन बनता है। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है। इसका मतलब कुछ बायोमोलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है और कुछ बायोमोलिक्यूल का सिंथेसिस होता है, इसीलिए इसको कहते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। समझ रहा है ना? और भी कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसके, ओके, और भी कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई। एम्फीबोलिक पाथवे जो है आपको पता चला क्या है एम्फीबोलिक पाथवे, कि जिसमें कुछ बायोमोलिक्यूल ब्रेकडाउन होते हैं और कुछ बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस भी होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्फीबोलिक पाथवे। व्हाट टाइप पाथवे इज कॉल्ड एज एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं ना। ठीक है, दूसरे भी कुछ आपको इंटरमीडिएट सब्सटेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपको पता है रिस्पिरेशन में फॉर्म होते हैं और वो अलग अलग बायोमोलिक्यूल फॉर्म करते हैं ना। ओके, अनदर respiratory intermediate substances are help in the formation of different biomolecules. Okay, one by one example मैं आपको explain कर रहा हूँ यहाँ पे। Okay, आपको ये लिख लेना है कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस से या कौन से इंटरमीडिएट कंपाउंड से क्या बन रहा है, कौन से इंटरमीडिएट कंपाउंड से कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ये आपको लिख लेना है, यहाँ पे नोट डाउन करना है। पहला दे रहा हूँ मैं, पहला क्या, नंबर 1 एनाबॉलिज्म बोल रहा हूँ, एनाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं ना, एनाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक तो आपको बताया मैंने ऑलरेडी, कैटाबॉलिक तो ऑलरेडी बताया मैंने। एनाबॉलिक में क्या क्या हो रहा है, एनाबॉलिक में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, प्रीकर्सर ऑफ वेरियस कंपाउंड, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट, दिस इंटरमीडिएट्स ऑफ द पाथवे, वेरियस कंपाउंड बनाते हैं। तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एसिटिल कोएंजाइम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ कैरोटीनॉइड्स, टर्पिन एंड जिबरेलिन्स। क्या क्या, एसिटिल कोएंजाइम में से क्या बन रहा है, एसिटिल कोएंजाइम में हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, ओके, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कैरोटीनॉइड्स, टर्पिन्स, ओके, एंड जिबरेलिन्स। क्या क्या बन रहा है, कैरोटीनॉइड्स, ओके, ये कैरोटीनॉइड्स, फर्स्ट कैरोटीनॉइड्स, सेकंड दैट इज टर्पिन, टर्पिन्स, और तीसरा जो मैं बोल रहा हूं आपको
थर्ड जो बनता है इसके साथ कैरोटीनॉइड, जो क्या है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, टर्पी क्या है वन टाइप का ऑयल है, और तीसरा जो बनता है दैट इज जिबरलिन। व्हाट इज जिबरलिन? जिबरलिन नथिंग बट द हार्मोन्स। इसका मतलब कि जो एसिड एंजाइम में क्या करता है, कैरोटीनॉइड मतलब पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, टर्पिन मतलब ऑयल प्रोड्यूस करता है, और जिबरलिन मतलब क्या बना रहा है, जिबरलिन मतलब हार्मोन बना रहा है ना। इसका मतलब ये एसिड कोएंजाइम में से ये पूरे प्रोडक्ट बनते हैं। ये दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए जो आपको पता है क्रेब्स साइकिल में फॉर्म होता था। सक्सिनिल कोएंजाइम में कहां फॉर्म होता था? सक्सिनिल कोएंजाइम में फॉर्मड इन द क्रेब्स साइकिल एंड दैट सक्सिनिल कोएंजाइम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड साइटोक्रोम। क्या फॉर्म करता है? क्लोरोफिल और साइटोक्रोम। आपको पता होगा क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, प्लांट के अंदर रहता है, फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है क्लोरोफिल। एंड साइटोक्रोम कौन है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना, कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन कैरियर बोल के काम करता है। साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए3 आपने पढ़ा है, तो साइटोक्रोम भी फॉर्म करता है कौन? सक्सिनिल कोएंजाइम में से ये तो क्लोरोफिल पिगमेंट बनता है, या फिर साइटोक्रोम जो इलेक्ट्रॉन कैरियर बोल के काम करके प्रोड्यूस होता है। तीसरा ऑक्सोलोएसिटिक एसिड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोलाइड्स एंड पायरिमिडिन्स। तीसरा कौन सा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं OAA। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, फॉर्मेशन करता है किसका? दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? अल्कोलाइड्स एंड पायरिमिडिन्स। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोलाइड्स पायरिमिडिन्स। पायरिमिडिन क्या है? नाइट्रोजन बेस है, जहाँ पे डीएनए आरएनए में रहता है ना, डीएनए में और आरएनए में बनता है कौन? पायरिमिडिन। ओके, आपको पता होगा पायरिमिडिन में दो प्रोडक्ट आते हैं या तीन प्रोडक्ट आते हैं। प्यूरिन में क्या आता है? ANG, एडेनिन गुआनिन आता है प्यूरिन में, और पायरिमिडिन में क्या आता है? थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल बनता है। तो इसका मतलब दिस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोलाइड्स। एक टाइप का ड्रग्स है, प्लांट में बनता है, और उसी के साथ ये पिरामिड फॉर्म करते हैं। ओके, दैट मींस मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है कहाँ पे? रिस्पिरेशन में बनते हैं ना, दैट इंटरमीडिएट कंपाउंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स, अलग अलग बायोमोलिक्यूल बना रहे हैं। और लास्ट का मैं आपको दे रहा हूँ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। आपको पता होगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, तो आपको यहाँ पे समझता होगा एसिटिक कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में बन रहा है, सक्सिनिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में बनता है। ओके, कौन? सक्सिनिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्रेब्स साइकिल में बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड क्रेब्स साइकिल में बनता है। सो दिस ऑल इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म्ड इन द क्रेब्स साइकिल ना, ये पूरे इंटरमीडिएट कंपाउंड जो क्रेब्स साइकिल में फॉर्म होते हैं उससे कुछ ना कुछ बन रहा है। तो फाइनली क्या बनता है? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से क्या बनता है? अमीनो एसिड सिंथेसिस होता है ना। क्या होता है? अमीनो एसिड सिंथेसिस होता है। इसका मतलब क्या है? These are all biomolecules। ये अलग अलग बायोमोलिक्यूल बनते हैं कहाँ पे? सेल के अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन में। और वो कैसे बनते हैं? बाय इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म्ड इन द रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के अंदर रहने वाले जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स है, उस इंटरमीडिएट कंपाउंड से ये अलग अलग बायोमोलिक्यूल बनते हैं। इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आने के चांस है, इसलिए मैं आपको लिख के दिया हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कौन से रिस्पिरेशन के इंटरमीडिएट कंपाउंड से क्या बन रहा है, ये आपको बहुत याद रहना जरूरी है। ओके, और उसी के साथ साथ आपको दूसरा तो मैंने दिया ही था। क्या दिया था दूसरा मैंने आपको? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो ग्लाइकोलाइसिस में फॉर्म होता है ना, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो ग्लाइकोलाइसिस फॉर्म होता है, वो क्या करता है? फॉर्मेशन करता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का या फिर प्रोटीन का। कौन? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो ग्लाइकोलाइसिस में फॉर्म होता है, वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फॉर्म करता है। और लास्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया था एसिटिल कोएंजाइम में। कौन? एसिटिल कोएंजाइम में प्लस एसिटिल कोएंजाइम में एंड सिट्रेट दोनों, एसिटिल कोएंजाइम एंड सिट्रेट, ये दोनों से क्या बनता है? कौन? एसिटिल कोएंजाइम में एक
प्लस सिट्रेट, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, बोथ आर कंबाइंड टू फॉर्म व्हाट, फैटी एसिड। दैट मींस यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, एनाबॉलिक एम्फीबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस भी होते हैं और कैटाबॉलिक तो सबको पता है, कैटाबॉलिक मतलब ब्रेकडाउन तो सबको पता है कैसे होते हैं। मैंने इसके पहले जो आपको डायग्राम दिखाई थी वो कैटाबॉलिक की थी, और ये जो मैंने आपको क्वांटिटी एनाबॉलिक की है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों प्रोसेस कंबाइन होते हैं, एनाबॉलिक एज वेल एज कैटाबॉलिक, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एम्फीबॉलिक पाथवे, आल्सो कॉल्ड एज मेटाबॉलिक पाथवे। आपको पता होगा एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक को दोनों को कहते हैं हम लोग मेटाबॉलिक प्रोसेस, और उसी को कहते हैं एम्फीबॉलिक प्रोसेस। सो दिस इज द एम्फीबॉलिक प्रोसेस ऑकर इन द सेल, ओके, और सेलुलर रेस्पिरेशन, ओके। सो इस तरीके से एम्फीबॉलिक पाथवे पॉइंट जो है मैंने आपको फिनिश कर दिया है। उसके साथ मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर का पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, रेस्पिरेटरी क्वेशंट। रेस्पिरेटरी क्वेशंट जो लास्ट पॉइंट है आपका चैप्टर का, ओके, लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर इज सेलुलर रेस्पिरेशन में, प्लांट रेस्पिरेशन में जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ उसका नाम है रेस्पिरेटरी क्वेशंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी क्वेशंट? रेस्पिरेटरी क्वेशंट मतलब रेस्पिरेशन की वैल्यू, अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रेस्पिरेशन की जो वैल्यू है हम निकालते हैं उसको कहते हैं रेस्पिरेशन क्वेशंट, ओके। तो ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन व्हाट हैपन, एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको पता है ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, O2 कंज्यूम करते हैं और CO2 इवॉल्व करते हैं ना। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है, सेल जो है, O2 कंज्यूम करते हैं और CO2 इवॉल्व करते हैं। तो RQ का फार्मूला क्या है फिर, रेस्पिरेटरी कंसेप्ट कौन सा है, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट, ओके, कोएफिशिएंट, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं RQ, शॉर्ट में क्या कहते हैं RQ। सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ RQ? RQ का फार्मूला क्या है, RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved, वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। समझ, बहुत सिंपल फार्मूला है। आपको कौन सी भी अगर रिएक्शन दी गई और उसमें आपको CO2 की वैल्यू दी गई और O2 की वैल्यू दी गई तो आप RQ निकाल सकते हो। ये तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कौन सी भी रिएक्शन होने दो उसमें आपको CO2 की वैल्यू दी गई और O2 की वैल्यू दी गई तो आपको उसका RQ निकालना बहुत इजी होगा। और ये है फार्मूला इसका, किसका, RQ का। रेशियो है किसका, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, ओके। तो इसको RQ बोलते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, ये फार्मूला है इसका। तो एक एक का RQ निकालते हैं हम लोग। पहले निकालते हैं रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, अलग अलग रेस्पिरेटरी सब्सटेंस का अलग अलग RQ होगा, अलग अलग रेस्पिरेटरी सब्सटेंस का अलग अलग RQ होगा। क्यों? क्योंकि जो CO2 और O2 है, CO2 इवॉल्व होने की और O2 कंज्यूम होने की जो क्षमता है हर एक रिएक्शन में, हर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, वो अलग है। इसका मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस चेंज हुआ, RQ चेंज हुआ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस चेंज हुआ, RQ चेंज हुआ। तो पहले मैं आपको बताता हूँ RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एक एक देता हूँ मैं आपको। RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन में इक्वेशन कौन सा है, ओके, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन मतलब ग्लूकोज फॉर्मेशन। तो उसमें इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, ग्लूकोज फॉर्मेशन का इक्वेशन कौन सा है आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज ब्रेकडाउन का, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होता है तो आपको पता है C6H12O6 plus 6O2 give rise to 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP। तो यहाँ पे आप जान सकते हो, यहाँ पे आप समझ सकते हो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व कितने हैं। सो RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना होगा फिर, RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व कितने हैं, 6CO2 है। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व कितने, 6CO2 है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम कितने, 6O2 है। इसका मतलब RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना आया, RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना आया, 1 आया ना। कैसे निकला, कार्बोहाइड्रेट में आपको बताया मैंने, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है
तो वहाँ पे 6O2 कंज्यूम होते हैं, 6 CO2 इवॉल्व होते हैं। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व कितने थे, 6 CO2 थे, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम कितने थे, 6 O2 थे। तो इसका मतलब 6/6 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब RQ ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 1, दैट इज 1 है, ठीक है। RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना है, 1 है। उसके साथ आप दूसरा RQ निकाल पाओगे। RQ ऑफ कैलकुलेशन करोगे किसका, फैटी एसिड का। कौन सा फैटी एसिड, ट्राइपाल्मिटाइन। किसका आप RQ निकाल रहे हो, फैटी एसिड्स। फैटी एसिड मतलब क्या है, फैट है, फैट मतलब क्या, ऑयल है, और उसका नाम है ट्राइपाल्मिटाइन। ओके, इसका आप RQ निकालना चाहते हो, फैटी एसिड कौन सा, ट्राइपाल्मिटाइन, इसका RQ निकालना चाहते हो आप, तो इसका फार्मूला क्या है ट्राइपाल्मिटाइन का, ओके, 2 in bracket C51 98O6। ओके, क्या है फार्मूला, 2 in bracket C51 H98, ओके, हाइड्रोजन 98 है, O6, इसके दो मॉलिक्यूल है, ट्राइपाल्मिटाइन कितने मॉलिक्यूल है, 2 है। ओके, प्लस उसके साथ ऐड किया आपने 145 O2 ऐड किया, 145 O2 ऐड किया, तो बन गया क्या, फिर O2 ऐड करने के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और बाहर क्या निकलता है, फिर 102 CO2, 102 CO2 निकल के बाहर, प्लस 98 वाटर प्लस एनर्जी, 98 वाटर प्लस एनर्जी मिलती है ना, प्लस क्या मिलता है आपको, एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करोगे, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व कितना है, RQ ऑफ फैट क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व कितना था, 102, क्या है, CO2 डिवाइडेड बाय 145 O2, तो कितना आएगा वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली आता है 0.7। इसका मतलब RQ ऑफ फैट कितना है, फिर RQ ऑफ फैट इज 0.7 है। क्लियर, ये इस तरीके से आप फार्मूला निकाल सकते हो। उसी के साथ आपको मैं RQ ऑफ प्रोटीन बता रहा हूँ। RQ ऑफ प्रोटीन जो है उसका रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो रहता है 0.9। इसका मतलब याद रखो, फैट का कितना है 0.7 और प्रोटीन का कितना है 0.9। इसका मतलब बिलो 1 है ना, फैट का 0.7 है, प्रोटीन का 0.9 है, मतलब बिलो 1 है, 1 से कम है, किसमें, फैट में और प्रोटीन में जो RQ है 1 से कम है, 1 से कम है, इसलिए उसको कहते हैं बिलो 1। कार्बोहाइड्रेट का क्या बोला, 1, कार्बोहाइड्रेट का बोला 1, फैट का बोला 0.7, प्रोटीन का बोला 0.9, मतलब बिलो 1 है, ठीक है। 2 3 हो गए क्लियर। अभी कार्बोहाइड्रेट का आप देख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट में हो गया, ओके, प्रोटीन में हो गया। अभी ऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है, व्हाट हैपन इन ऑर्गेनिक एसिड्स। अगर आप ऑर्गेनिक एसिड का RQ निकालते हो, इसका RQ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड अगर आप निकालते हो, तो RQ ऑफ ऑर्गेनिक में क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है, लेस ऑक्सीजन, ओके, इसमें बोल रहा हूँ नंबर 3, नंबर 4 में बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है, ओके, वॉल्यूम ऑफ CO2 जो है, वॉल्यूम ऑफ CO2 यहाँ पे वैसे तो लेस थे ना, मगर ऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 जो है मोर रहते हैं, मोर देन O2 कंज्यूम रहते हैं ना। कहाँ पे बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 जो है, ओके, वॉल्यूम ऑफ CO2 जो है कंज्यूम हुए वाले, सॉरी इवॉल्व हुए वाले क्या होते हैं, मोर देन O2 कंज्यूम ना, ओके, मतलब CO2 ज्यादा रहते हैं, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्स, ओके। मतलब ऐसा अगर हुआ तो यहाँ पे क्या आता है RQ, वहाँ पे क्या आता है RQ 4 आता है ना, ओके, क्या आता है मेरे RQ यहाँ पे 1 या RQ वैल्यू ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड्स कितना है, 4। ऑर्गेनिक एसिड में कौन सा दे रहा हूँ मैं आपको, ऑक्जेलिक एसिड का RQ कितना है, फिर 4 है। इसका मतलब मोर देन 1 है ना, ओके।
क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड में क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ CO2 यूऑल जो है वो ज्यादा है किससे, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम से। ओके ठीक है, O2 कंज्यूम क्या होता है, कम होता है और CO2 यूऑल जो है ज्यादा होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो कंडीशन हो गई। एंड लास्ट में आपको बता रहा हूँ आर्क्यू ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन दैट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का आर्क्यू क्या है आपको पता होगा। अनएरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन क्या है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन क्या है। ओके नंबर 5 आर्क्यू ऑफ इसका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो उसमें क्या आएगा, इक्वेशन तो आपको पता है क्या था, इक्वेशन C6H12O6 प्लस O2 नहीं था, O2 नहीं रहता ना, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में O2 नहीं रहता, तो गिव राइज टू व्हाट, 2C2H5OH मतलब इथिल अल्कोहल प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP बनते हैं ना। कहाँ पे, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ये इक्वेशन आता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका अगर आप आर्क्यू निकालना चाहते हो, अनएरोबिक रेस्पिरेशन का आर्क्यू निकालना चाहते हो तो क्या आएगा, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम क्या था, जाइमेज। आपको पता है जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंट में ईस्ट क्या करता है, इथिल अल्कोहल बनाता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, आर्क्यू क्या आएगा, आर्क्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है, 2CO2 है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम कितना है, 0 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, इंफिनिटी आएगी। ओके व्हाट इज द वैल्यू हियर, इंफिनिटी। ओके हियर द वॉल्यूम इज इंफिनिटी। ओके इसको कहते हैं इंफिनिटी, मतलब हम काउंट नहीं कर सकते, इसको कहते हैं इंफिनिटी। इसका मतलब आपको और एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसका आर्क्यू कितना है, शॉर्टकट में आर्क्यू का फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 मतलब कितने CO2 निकलते हैं और कितने O2 कंज्यूम करते हैं, उसका फॉर्मूला है। आर्क्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना है 1, आर्क्यू ऑफ फैट 0.7, आर्क्यू ऑफ प्रोटीन 9, मतलब वो दोनों लेस देन 1 है। फैट का और प्रोटीन का क्या है, लेस देन 1 है। ऑर्गेनिक एसिड का कितना है, 4 है। ऑक्जेलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड में ऑक्जेलिक एसिड कितना है, 4 है, इसका मतलब मोर देन 1 है। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन का आर्क्यू क्या है, इंफिनिटी है, मतलब हम काउंट नहीं कर सकते, इसको कहते हैं इंफिनिटी। सो दिस इज अबाउट द एंड ऑफ चैप्टर सेलुलर रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन चैप्टर प्लांट रेस्पिरेशन का एंड हुआ है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। ओके जो नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे। Plus H plus produced during glycolysis is transported into mitochondria for oxidation. The intermediates formed are not used for synthesis of other compounds, and only the glucose molecule is respired, and no other molecule is used as a substrate for respiration. Based on these assumptions, we can calculate that aerobic respiration results in a net gain of 38 ATP molecules from complete oxidation of the glucose molecule into carbon dioxide and water. Fermentation, on the other hand, results in a net gain of 2 ATP molecules from the partial breakdown of the glucose molecule. The amphibolic pathway involves both catabolism and anabolism, where catabolism stands for the breakdown of complex substances to produce energy, and anabolism stands for the synthesis of complex substances from simple substances. So far, we have seen how the glucose substrate is oxidized during glycolysis and observed the Krebs cycle during aerobic respiration. But plants also use substances such as fats and proteins as respiratory substrates. Though pure fats or proteins cannot be directly used as substrates, they can enter as intermediary substrates of glycolysis and the Krebs cycle. Now, let's see how fats and proteins are utilized as respiratory substrates.
Fats are first broken down into glycerol and fatty acids. Glycerol is then converted into PGAL, an intermediary substrate of glycolysis. In the same way, fatty acids are broken down to form acetyl coenzyme A, an intermediary substrate of the Krebs cycle. Similarly, proteins are broken down by protease enzymes into amino acids. These amino acids are converted into different intermediary substrates of the Krebs cycle, such as pyruvate. Thus, in addition to glucose, plants use fats and proteins as respiratory substrates to produce energy. These processes describe the role of the respiratory pathway in catabolism. The respiratory pathway also plays a role in anabolism, the synthesis of complex substances like carbohydrates, fats and proteins. When the plant requires proteins or carbohydrates, it can synthesize them by withdrawing some of the substrates in the respiratory pathway. For example, the PEP formed during glycolysis is withdrawn and used for the synthesis of proteins or carbohydrates. Likewise, if the plant requires fats, it withdraws acetyl coenzyme A and citrate from the Krebs cycle to synthesize them. Thus, the respiratory pathway is involved in both catabolism and anabolism and is called an amphibolic pathway. As you know, aerobic respiration involves the consumption of oxygen and expulsion of carbon dioxide. The respiratory quotient RQ, or respiratory ratio, is calculated based on the volume of carbon dioxide expelled to the volume of oxygen consumed. As plants use more than one substrate for respiration, RQ depends on the respiratory substrate used. For example, when carbohydrates are used as the respiratory substrate, the RQ value is 1, which means the volume of carbon dioxide expelled equals the volume of oxygen consumed. But when fats or proteins are used as the respiratory substrate, the RQ value is less than 1. That is 0.7 for fats and 0.9 for proteins, which means the volume of carbon dioxide expelled is less than the volume of oxygen consumed. This is why glucose is used as the primary substrate for respiration by plants.